1670 का दशक, जर्मनी का हैम्बर्ग शहर। यहाँ तहखाने में बनी एक लैब में ऐसी बदबू निकल रही थी कि बेहोश आदमी पहले होश में आए और फिर दोबारा बेहोश हो जाए इस बदबू से। इस बदबूदार एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य था सोना पैदा करना। कैसे? इंसानी पेशाब से, वो भी एक दो नहीं, पूरे 50 बाल्टी पेशाब से सोना बनाने की कोशिश करने वाले शख्स का नाम था हेनिक ब्रांड सोना तो नहीं निकाल पाए, लेकिन इस कवायद में उन्होंने कमाल की खोज कर डाली। एक ऐसी खोज जिसके नतीजे में एक छोटी सी डिबिया तैयार हुई, जिसके लिए गुलजार लिखते हैं, मैं सिगरेट तो नहीं पीता पर हर आने जाने वाले से पूछ लेता हूँ, माचिस है? बहुत कुछ है जिसे फूंक देना चाहता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी माचिस की डिबिया की। माचिस का सबसे पुराना जिक्र प्राचीन चीन में मिलता है। लगभग 1100 साल पहले की बात है। रिकॉर्ड्स ऑफ द अनवर्ल्डली एंड द स्ट्रेंज नाम की किताब में ताओ गु बताते हैं, अगर इमरजेंसी में लाइट की ज़रूरत पड़े तो दिक्कत पैदा हो जाती थी। आग जलाने में वक्त लगता था, इसलिए किसी आदमी ने एक नायाब तरीका खोजा। देवदार की छोटी छोटी लकड़ियों को सल्फर में डुबाकर रखा जाने लगा। आग से छूते ही ये लकड़ियाँ जलने लगती। ये माचिस की शुरुआत थी। हालांकि माचिस के शुरुआती स्वरूप में एक दिक्कत भी थी। लकड़ियों की इन तीलियों को साथ लेकर चलना रिस्क भरा था और इन्हें जलाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती थी। इस परेशानी का हल निकला बहुत बाद में जाकर। साल 1669 में इत्तेफाक से हुई एक खोज ने माचिस बनाने का रास्ता तैयार किया। क्या हुआ 1669 में? दरअसल ये वो दौर था जब लोग एल्केमी के प्रयोगों में जुटे थे, या एल्केमी में जुटे थे, ऐसा कह लेंगे। लोगों की कोशिश थी कि किसी तरह पारस पत्थर बना लिया जाए या सोना बनाने का कोई प्रोसेस पता चल जाए। केमिस्ट्री की नई नई शुरुआत हुई थी, मॉडर्न केमिस्ट्री की। ऐसे में कई लोगों को लग रहा था कि केमिकल रिएक्शन के जरिए सोना भी बनाया जा सकता होगा। एल्केमी में और भी कई तरह के प्रयोग शामिल थे। मसलन कई लोग पेनेसिया की खोज में लगे थे। पेनेसिया यानी ऐसी एक दवा जो सारे रोग ठीक कर दे। उच्चारण मेरा गलत है, फिर भी आप समझ लीजिए कि तमाम रोग ठीक करने वाली दवा की बात हो रही है। ऐसे तमाम तरह के आइडियाज़ थे और इनको अमली जामा पहनाने में कई नामचीन लोग लगे थे। सर्वकालीन महानतम फिजिसिस्ट माने जाने वाले न्यूटन को एल्केमी का बड़ा शौक था। 1727 में मौत के बाद न्यूटन अपने पीछे करीब 1 करोड़ शब्दों की चिट्ठियाँ, पांडुलिपियाँ और नोट्स छोड़ के गए, जिसमें करीब 10 लाख शब्द उनके टकसाल के स्वामी यानी मास्टर ऑफ मिंट या सरकारी सिक्के बनाने के काम से जुड़ी बातों पर ही थे। 30 लाख शब्द विज्ञान और गणित पर। वहीं लोगों के यकीन से परे करीब 10 लाख शब्द पारस पत्थर बनाने की खोज को समर्पित थे। मौत के बाद जब उनके बालों के सैंपल को जांचा गया तो उसमें मर्करी के निशान मिले। मर्करी अपने आप में जहरीला होता है और माना जाता है कि इसी के कारण न्यूटन के मस्तिष्क पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और जिंदगी भर वो कोई करीबी रिश्ता नहीं बना पाए। इतना ही नहीं, ज्योतिष में भी न्यूटन की दिलचस्पी थी। रोमन साम्राज्य के सालों और तमाम पैगंबरों की आयु मिलाकर उन्होंने लिखा, दुनिया साल 2060 में नष्ट हो जाएगी। न्यूटन के अलावा उस दौर में और भी कई बड़े नाम पारस पत्थर की खोज में लगे हुए थे। जर्मनी के एक बड़े महान फिजिशियन हुए जॉन बेचर। इन्होंने खनिज विज्ञान के मामले में भी कमाल का काम किया और बाकायदा फिजिका सबटेरेनिया नाम की एक किताब भी लिखी और इसमें सब लॉजिकल बातें थी। वहीं दूसरी तरफ ये मिस्टर इंडिया भी खेलना चाहते थे। इनको ये भी लगता था कि सही खनिज मिल जाएं तो ये खुद को गायब कर सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों की एक लंबी फहरिस्त थी और इनमें एक नाम था जर्मन एल्केमिस्ट हेनिक ब्रांड का भी, जो पेशाब से सोना बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। अमेरिकी पत्रकार और लेखक बिल ब्रायसन अपने किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग में लिखते हैं, केमिकल साइंस में शायद ही कोई अजीब और संयोग से हुई खोज 1675 में की गई हेनिक ब्रांड की खोज जैसी रही हो। ब्रांड को यकीन हो गया था कि इंसानों के पेशाब से सोना छाना जा सकता था। शायद रंग की समानता ऐसा सोचने की एक वजह रही हो। वो आगे लिखते हैं कि ब्रांड ने कई तरीके अपनाए। पहले उन्होंने पेशाब को उबालकर एक पेस्ट में बदला। बेहद बदबूदार पेस्ट था। फिर उसमें कुछ पारदर्शी और मोम जैसा पदार्थ बनाया। हालांकि घंटों के इस प्रयोग में वो तो नहीं मिला जिसकी उम्मीद ब्रांड को थी, लेकिन एक ऐसी चीज़ मिल गई जो अंधेरे में चमकती थी और हवा के संपर्क में आने पर जलती भी थी। ब्रांड ने जो चीज़ खोजी थी उसे बाद में फॉस्फोरस की संज्ञा दी गई। इस शब्द की ग्रीक और लैटिन जड़ों तक जाएं तो मतलब निकलता है रोशनी वाली चीज़। ब्रांड ने संयोग से ये तत्व खोज तो लिया, पर एक समस्या थी। इसे बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से लाएं?
जल्द ही व्यापारियों और केमिस्ट को इस तत्व के बारे में पता चला। लोगों ने इस नए तत्व के इस्तेमाल की सोची भी, नए प्रयोग करने चाहे, पर दिक्कत थी फास्फोरस बनाने का ये मुश्किल और नाक के नसें फाड़ने वाला प्रोसेस था। बदबूदार, पेशाब लगती थी। बकौल बिल इसी दिक्कत के चलते तब फास्फोरस की कीमत सोने से भी ज़्यादा थी। आज के हिसाब से देखेंगे तो कुछ 30 ग्राम की कीमत $500 या 41,000 रुपये के अल्ले पल्ले थी। बहरहाल फास्फोरस की डिमांड थी तो सप्लाई का तरीका भी खोजना ही था। शुरुआत में सैनिकों को बुला बुलाकर पेशाब इकट्ठा किया गया ताकि फास्फोरस के लिए कच्चा माल इकट्ठा हो सके, लेकिन बड़े पैमाने पर फास्फोरस बनाने के लिए यह तरीका नाकाम था। और यहाँ से पिक्चर में आते हैं एक स्वीडिश जनाब कार्ल शीले। एक गरीब स्वीडिश फार्मासिस्ट थे जो असाधारण दिमाग के मालिक भी थे, लेकिन किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। कार्ल शीले ने 8 तत्वों की खोज की थी: क्लोरीन, फ्लोरीन, मैंगनीज, बोरियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन साइनाइड नामक जहर भी इन्होंने ही बनाया। अधिकतर चीज़ों का श्रेय इन्हें मिला नहीं, लेकिन अक्सर उनकी खोजों पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर उनकी खोज छपने से पहले किसी और की खोज छप जाती थी। यानी आपको एक जर्नल प्रकाशित करना है किसी रेप्यूटेड जगह पे, कोई और पहले कर लेता था, क्रेडिट वहाँ चला जाता था। शीले का माचिस बनाने में क्या रोल था? लेकिन दरअसल शीले की एक ख़राब आदत थी। CID वाले डॉक्टर सालुंखे की तरह ये भी हर चीज़ चख कर देखते थे। खतरनाक केमिकल जैसे पारा, आर्सेनिक, लेड वगैरह को चखा। अब इसी आदत के चलते इनकी किडनी खराब हो गई और मात्र 43 साल की आयु में ये गुजर गए। मरने से पहले हालांकि उन्होंने बड़े पैमाने पर फास्फोरस बनाने का तरीका खोज निकाला। शीले ने पेशाब, दुर्गंध और गंदगी से इतर एक नया तरीका बताया जिससे औद्योगिक इस्तेमाल लायक फास्फोरस बनाया जा सकता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लायक। यहां से शुरुआत होती है माचिस की डिबिया बनाने की। आज जो सेफ्टी मैच या माचिस हम इस्तेमाल करते हैं उसके बनने में फास्फोरस का बड़ा रोल है। हम जानते हैं कि माचिस में 2 मेन चीज़ें हैं, एक तो तीली और दूसरा डिब्बे के किनारे पर लगी लाल सी पट्टी। इस लाल सी पट्टी में होता है रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, जिसकी खोज गुस्ताफ एरिक पाश ने की थी। एक स्वीडिश आविष्कारक ये भी थे। फास्फोरस बना सकने की इसी कला के चलते स्वीडन में माचिस का कारोबार खूब फला फूला। आज भी हिंदुस्तान के बाद स्वीडन माचिस के निर्यात के मामले में दूसरे नंबर पर रहता है। बहरहाल माचिस की डिबिया की बात आगे बढ़ाते हैं। पहली माचिस की डिबिया 1826 में बनी। जॉन वॉकर नाम के एक अंग्रेज केमिस्ट ने इसे बना लिया। हालांकि ये शुरुआती माचिस बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, कारण इसमें व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल होता था। व्हाइट फास्फोरस हवा के संपर्क में आने पर जलने लगता है, इसलिए माचिस की डिबिया को मेटल के एयरटाइट डब्बे में बंद रखना पड़ता था। 1844 में जब रेड फास्फोरस की खोज हुई तब व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल गैर ज़रूरी हो गया, रुका भी। लिहाजा माचिस को नाम मिला सेफ्टी मैच, यानी जिस माचिस से आपको खतरा नहीं है, जलाने वाले को। माचिस की डिबिया से पहले लोग लेंस या केमिकल की मदद से आग जलाते थे, जो न सेफ था और न ही आसान। और माचिस की डिबिया आने के बाद इंसान आग को जेब में लेकर जैसे घूमने लगा। माचिस से आग कैसे जलती है अब ये बताते हैं। माचिस की तीली में होता है सल्फर, पोटाशियम क्लोरेट, फिलर और इस सब को बांध के रखने के लिए ग्लू। वही माचिस की डिब्बी के किनारे की पट्टी पर होता है, जैसा हमने पहले भी बताया, रेड फास्फोरस और कांच का पाउडर। मज़ेदार काम तब शुरू होता है जब आप माचिस की तीली को पट्टी पर रगड़ते हैं। तब तीली और कांच वगैरह के बीच फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है। इस घर्षण की वजह से पैदा होती है गर्मी, जिससे थोड़ा सा रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में बदल जाता है, जो हवा के कांटेक्ट में आकर आग बबूला होता है और उससे गर्मी निकलने लगती है। ये गर्मी माचिस की तीली में मौजूद फ्यूल को जलाती है और इसमें मौजूद पोटेशियम क्लोरेट फ्यूल को ऑक्सीजन देता रहता है और फिर बहुत छोटे से क्यूट से धमाके के बाद तीली की लकड़ी आग पकड़ लेती है, जिससे आप फिर मोमबत्ती जलाकर कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने और रिकॉर्ड किया था जतिन ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।